गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली में हुए 8 और 9 सितंबर को जी समिट के बारे में, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा और भारत के सारे मुद्दों को विश्व ने एक्सेप्ट किया और भारत का विश्व गुरु बनने की तरफ एक बहुत अच्छा कदम रहा। G20 समिट जो कि दिल्ली में हुआ है, 20 देशों का समूह है। चलिए इसे देखते हैं G20 क्या है। The G20 or a group of 20 is an intergovernmental forum that brings together the world's 20 largest economy। ये जो देश के 20 बड़े इकोनॉमी हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कई मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जिसमें कि 19 कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। इनको मिलाकर 20 बनता है। पहले ये था G7, फिर उसके बाद ये G8 हुआ जब इसमें रसिया ऐड हुआ। लेकिन जब 1999 में द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा गया, उसके मुद्दे G20 का गठन हुआ। ओके, आगे देखते हैं। वेन्यू जो सबसे पहला इसका समिट हुआ था G20 का, वो यूएसए में हुआ था। और भारत में जो इस साल हुआ है वो 18th समिट था, जो कि इंडिया में हुआ। इससे पहले मतलब पिछले साल 2022 में 17th हुआ था इंडोनेशिया में, और इसके बाद अगले साल यानी 2024 में ब्राज़ील में होगा, वो 19th होगा। अब अगला भारत में कब होगा? 2042 में। ओके, आगे देखते हैं। G20 मीटिंग जो हुआ है उसका वेन्यू क्या था, मतलब हुआ कहाँ भारत में? 18th मीटिंग था, सबने देख लिया। 2023 में हुआ, ये भी मालूम है। 20 देशों के ग्रुप ने ये किया मीटिंग। देश के बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स इसमें भाग लिए थे। ये हुआ है भारत मंडपम प्रगति मैदान, जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में, वहाँ पे इसे किया गया और उसके आगे ये स्टैचू भी लगाया गया था नटराज का। आगे देखते हैं। ये पहला G20 समिट था जो कि साउथ एशिया में हुआ है। ओके, और वो भी इंडिया में हुआ है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और साउथ एशिया के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। देश के 20 बड़े इकोनॉमीज़ आए और उनके कंट्रीज़ में, उनके एरिया में आए और बात किए कई मुद्दों पे। इंडिया इज़ करंटली होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर टू 30 नवंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से लेकर भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक, ये एक साल के लिए होता है। ओके, समिट विल हेल्ड ऑन 9 and 10 2023 सितंबर में। ओके, G20 समिट लोगो, जो G20 समिट का हमारा लोगो है वो भारतीय फ्लैग से समथिंग मिलता जुलता है, जिसमें सेफ्रॉन कलर यूज़ हुआ है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, उसके बाद क्या कहते हैं ब्लू कलर है। और G20 में देखिए यहाँ लोटस का भी यूज़ हुआ है, अर्थ को शो किया गया है, नीचे भारत लिखा गया है। आइए इसे देखते हैं इनका मतलब क्या है। Let's see. The G20 logo is painted in the vibrant color of India's national flag, saffron, white, green and blue. Okay? और ये जो इस फ्लावर है लोटस का, उस पर 7 पैलेट्स मतलब 7 पत्तियां बनी हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इंडियाज नेशनल फ्लावर लोटस रिफ्लेक्ट ग्रोथ एमिड चैलेंजेस। ओके, और जो अर्थ है वो दिखाता है कि पूरा अर्थ एक फैमिली है। ओके, सबको साथ में विकास करना है, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी बोलते हैं। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लेनेटरी अप्रोच टू लाइफ इन परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर। ओके, सबका विकास हो, उनका कहने का सबका विकास, सबका साथ मीन्स पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का विकास हो और पूरे विश्व का साथ हो, उसी को रिप्रेजेंट किया था मोदी जी ने G20 में। द वर्ल्ड भारत इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, द थीम ऑफ G20 मीटिंग 2023। और उसी सबका साथ सबका विकास के ही मोटो के चलते हम वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का विकास हो, सबका भला हो, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरा जो अर्थ है वो एक है। अगर कोई वीक रहता है तो कोई सोचे कि बहुत आगे चला जाए तो नहीं जा सकता है, तो सबको बढ़ाना जरूरी है। वीकर वन ऑल्सो नीड टू गो अप। ओके, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आइए देखते हैं इस ग्रुप का कितना पावर है। 85% ऑफ GDP मात्र ये ग्रुप जो 20 देशों का कंट्री है उनके हाथ में है।
75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड्स ये 20 कंट्री मिलके करते हैं। 70% देश का, विश्व का पॉपुलेशन इन 20 कंट्रियों में है और इसमें हर कॉन्टिनेंट से कंट्रीज हैं। ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि ये 20 देशों का समूह है। इसमें कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है जैसे कि यूएन में होता है, WHO में है, लेकिन इसमें कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है उसी कंट्री का हाईएस्ट PM या प्रेसिडेंट उसे प्रेसिडेंटशिप करता है। ओके, और एक ट्रोइका सिस्टम के बारे में आप लोग न्यूज़ में लगातार पढ़ रहे होंगे, उसे भी आज हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं प्रेसिडेंटशिप बेस्ड ऑन रेशनल बेसिस। जैसे रोटेशनल बेसिस पे होता है, जैसे एक कंट्री अगर आज कर रहा है, इस साल कर रहा है, तो दूसरा कंट्री अगले साल, तीसरा कंट्री अगले, उसके अगले, चौथा उसके, और ऐसे रोटेशन पे चलता है। जब 20 पे पहुंचेगा तो फिर 1 पे आएगा। शुरू में पहला और दूसरा समिट USA ने देखा, UK फिर देखा, फिर USA देखा, उसके बाद से फिर रोटेशनल बेसिस पे होने लगा। 2023 में भारत ने किया है, इसके बाद ब्राज़ील करेगा। 2042 में भारत का फिर से चांस आएगा प्रेसिडेंटशिप करने के लिए। प्रेसिडेंटशिप 1 साल का होता है और उसके अंतर्गत कई मुद्दों पे चर्चा होता है। ट्रोइका देखते हैं। ट्रोइका वर्ड जो है, प्रेजेंट प्रेसिडेंटशिप, इससे पहले जिसने किया और इसके बाद जो आएगा, उनके बीच एक लिंक बनाता है। उस लिंक से क्या फ़ायदा होता है कि प्रेजेंट का जो और पास्ट का जो हमारा पॉलिसी है और फ्यूचर में जो पॉलिसी वो बनाएंगे, वो तीनों को मुद्दे नज़र रखते हुए पॉलिसी बनता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रिसाइडिंग्स नेशन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। जैसे अब इनका कुछ गोल था जो अच्छा गोल था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए, तो अब इंडिया भी उसको आगे लेकर बढ़ाएगी, उसके उस पॉलिसी पे चर्चा कर सकती है। ऑल 3 आर डेवलपिंग कंट्रीज मूविंग फॉरवर्ड टू द साउथ टू द एजेंडा ऑफ ग्लोबल साउथ। ये जो तीनों कंट्री है, सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये साउथ में, ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तीनों कंट्री साउथ में लाई करती है। यहाँ इंडोनेशिया है, यहाँ भारत है, यहाँ ब्राज़ील है। ओके, और तीनों डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि बढ़ रही है, अभी डेवलप्ड हुई नहीं है, इनकी इकोनॉमी डेवलपिंग हो रही है। इसलिए इनके लिए बहुत फ़ायदा। ये 3 साल गोल्डन पीरियड था कि अपने डेवलपिंग कंट्री के लिए कुछ कर सके, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कुछ कर सके। इट इज़ देयर टू कंटिन्यू द एजेंडा बिकॉज देयर इज़ नो फॉर्मल सेक्रेटरीट टू डू दैट। आगे देखते हैं। 3 ट्रैक्स, मतलब 3 भाग में इनका वो होता है मीटिंग। ओके, 3 लेयर्स में होता है, 3। आगे देखते हैं। पहला होता है फाइनेंस ट्रैक्ट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक 20 देशों के, जो 20 G20 में 20 ग्रुप्स कंट्री, 20 ग्रुप के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स इस पे मीटिंग करते हैं। दूसरा आप सुन रहे होंगे शेरपा ट्रैक्ट्स, ऑफिशियल फॉर कंडक्टिंग समिट। इसमें डायरेक्टली PM को रिपोर्ट होता है या फिर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट होता है। और भारत में अमिताभ कांत 2023 में रिस्पॉन्सिबल थे G20 समिट के। ओके, इंगेजमेंट ग्रुप टू इंगेज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे बिजनेसमैन हो गए हैं, सिविल सोसाइटी हो गया, यूथ हो गए हैं, वुमेन हो गया, लेबर हो गया, उनके ऊपर भी इस ग्रुप में चर्चा होता है और कई फेज़ों में होता है, जैसे B20, सिविल 20, सोसाइटी, यूथ, वुमेन, T20, लेबर 20 एंड बायलैटरल टॉक। ओके, अब 2023 में भारत में समिट होने के बाद प्रेसिडेंट्स का ब्राज़ील को भारत ने हैंड ओवर कर दिया है B20 बिजनेस का पावर। ओके, अब ब्राज़ील B20 के बारे में सोच सकता है, फैसला ले सकता है, वो अपने कंट्रीज़ में B20 अब करा सकता है। 1 साल तक उसके पास प्रेसिडेंटशिप रहेगा। टोटल प्रेसिडेंटशिप 1 नवंबर को ब्राज़ील को मिल जाएगा। ओके, 30 दिसंबर को भारत का खत्म हो जाएगा। भारत ने अपने प्रेसिडेंटशिप में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? इनकल्केशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20 टू G21। जैसे कि पहले G20 था। ओके, G20 19 कंट्री थी, 1 यूरोपियन यूनियन था। अब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया, उनको ऐड कराया और सारे कंट्रीज़ का इनको सपोर्ट भी मिला, जिसका हमें बहुत फ़ायदा होगा।
जैसे कि चाइना बहुत तेज़ी से अफ्रीका में, अफ्रीकन यूनियंस यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, उसको काउंटर करने में हमें मदद करेगा। हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भारत की बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए, उन्हें लाया, विश्व के इतने बड़े स्टेज पर लाकर रखा कि आप अपने मुद्दों को रखिए। और इंडियन को रिसोर्स रिच जो अफ्रीकन कंट्री हैं उसमें जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इट प्रोजेक्ट इंडिया प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास, द विजन ऑफ इंक्लूसिविटी एट द वर्ल्ड लेवल। जो भारत का विज़न है कि सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे नज़र भी ये बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। आगे देखते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया चाइना के बॉर्डर इनिशिएटिव, जो चाइना का बॉर्डर रूट है, सिल्क रूट जिसे कहते हैं, उसके काउंटर में भारत ने एक लाया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सहमति भी मिल गई है। ओके, इसमें कंट्री इन्वॉल्व होगा यूएसए, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडिया। अब यहाँ इंडिया से बाई पोर्ट जाएंगे यूएई, ठीक, यूएई से ट्रेन रूट यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, उसके बाद हम फ्रांस, स्पेन, यूएसए आसानी से जा सकते हैं। ये चाइना के बॉर्डर इनिशिएटिव रोड्स जो बनाता है चाइना, उसको काउंटर करने के लिए किया गया है। ओके, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फर्दर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंपनीज। वेस्ट एशियन कंपनीज जो हैं वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने, ट्रेड करने के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। It will lead to the faster and cheaper rail transit option to West Asia and Europe. Okay, आगे देखते हैं। Bypass the congested Suez Canal, the cargo ships currently use. Okay, जो स्वेज कनाल में बाईपास में बहुत ज़्यादा जाम लग जाते हैं, सुनते होंगे हैवी ट्रैफिक है, उससे उसको काउंटर करने के लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, रिवाइवल ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव भारत ने लिया है। जैसे कि ब्लैक सी के किनारे यूक्रेन और रसिया है, युद्ध की वजह से यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो भारत ने, रसिया नहीं आया, रसिया के जो हाईएस्ट प्रेसिडेंटशिप है पुतिन जी, वो भारत नहीं आए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी भारत ने रसिया का डायरेक्टली नेम नहीं यूज़ कर कर भी रसिया का साथ दिया है। और उन्होंने कहा कि ब्लैक सी से ग्रेन इनिशिएटिव, मतलब कि ग्रेन जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको लेन देन चालू किया जाए। भारत जैसे कि यूक्रेन और रसिया किसी से नहीं लेता है, बट भारत ने वॉर को बंद ना करने बोल कर भी ये शो किया कि भारत पीस लवर नेशन है, मतलब कि चाहता है ख़त्म हो। डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली बोला। और डिड नॉट कंडेम्ड रसिया, सिम्बोलिक ऑफ द असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ओके, आगे देखते हैं, फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम। जैसे कि कई कंट्री जो हैं, कई बिजनेसमैन जो हैं भारत में बिजनेस चला रहे हैं, उनको टैक्स ना पे करना पड़े, तो उस देश में भी छोटे मोटे कंपनी खोल रखे हैं जहाँ पे टैक्स नहीं पे करना रहता है, और उस कंट्री में पैसा भेजकर अपना खर्चा शो कर देते हैं जिस पे उनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो उस सब चीज़ों से इकोनॉमी को बचाने के लिए फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम लाने का बात हो रहा है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट इन ग्लोबल एंटी बेस इरोजन अप्रोच। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है देखते हैं। एस्टिमेट सिंस 2013 कंजर्वेटिवली इंडिकेट एनुअल लॉस ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 4 to 10% ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यू और $100 to $240 बिलियन एनुअली। भारत का इस चक्कर में 100 से $240 बिलियन लॉस होता है। तो इसको नज़र में रखते हुए भारत ने ये लाया और सभी देशों ने इसे एक्सेप्ट भी किया। आगे देखते हैं, बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल जो है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी है, उसके लिए इस पे बात हुआ, चर्चा हुआ। इट एम्स टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स एंड रिड्यूस द वर्ल्ड डिपेंडेंसी ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूजल फ्यूल। नए बायोफ्यूल्स के बारे में इस पे बात किया गया, जैसे कि
ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, इथेनॉल, या तो फिर ये स्टबल जो होता है गेहूँ और धान, जानते होंगे, राइस का जो भूसी कहते हैं उसे हिंदी में, वैसे हस्क भी कह सकते हैं आप उसे, स्टेबल कहते हैं उसको। बर्निंग से जो प्रॉब्लम होता है उस पर चर्चा किया गया, वो यूज़फुल होता है एनर्जी के लिए भी, ठीक है। इट एम्स टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल बायोफ्यूल एंड रिड्यूस द वर्ल्ड्स डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। हेल्प अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 270। भारत का जो मिशन है कि नेट जीरो कार्बन होना है, उसमें ये हेल्पफुल होगा। इंडिया विल आल्सो लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन, कोल और पेट्रोलियम से हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। डोमेस्टिक वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। भारतीय जो डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। स्टेबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है जिससे मीथेन रिलीज होता है, ग्रीन हाउस हीटिंग प्रॉब्लम होता है, उससे भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। आगे देखते हैं मिलेट ट्रायोलॉजी। जैसे कि यूएन ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। तो मिलेट, भारत क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है दाल का, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा दूसरे देशों को देता है मिलेट, भारत। तो मिलेट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक पॉलिसी की कि जितने भी कंट्री आई थी उनके डेलीगेट्स को, उनके प्रेसिडेंट्स को और उनके स्पाउस को मिलेट्स के बहुत सारे डिशेस बनाकर परोसा गया, जिससे वे मिलेट्स को समझ सकें और भारत को मिलेट्स के बिजनेस में बढ़ावा मिले। ओके, इंडिया इट इज़ ए सुपर फूड ग्रेन। ग्लूटेन फ्री फाइबर्स होते हैं इसमें। कैन बी ग्रोन ऑन मार्जिनल लैंड विथ लिमिटेड वाटर। आगे देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो भी आए थे उनको UPI 1000 रुपीज़ दिए, जो कि आप वहाँ प्रगति मैदान में यूज़ कर सकते हैं, जितने डेलीगेट्स आए थे उनको, ठीक है। इंडिया कॉल्ड फॉर सेफ, सिक्योर, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम डिजिटली हो रहे हैं, उनसे रिड पाने के लिए इंडिया ने सभी कंट्रीज़ को, 20 कंट्रीज़ 21 जो हो गई अब, उनको बुलाया कि आइए सपोर्ट करिए। कॉल फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ IPR। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल हेल्प एरिडिकेट द डिजिटल डिवाइड। जो डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। भारत में भी आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोग डिजिटली नहीं जुड़े हैं। तो एक डिजिटल डिवाइड हो गया है कि अब किसी को कुछ सर्च करना है तुरंत सर्च कर ले रहा है, किसी को कुछ सर्च करना है समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो 5G यूज कर रहा है, अब कोई 3G पे आज भी है। तो ये डिजिटल डिवाइड एक हो गया है बीच में, उसको एरिडिकेट करने के लिए भारत ने ये सिग्निफिकेंस होगा। हेल्प इंडियन इनिशिएटिव लाइक UPI एक्सेट्रा टू बिकम ग्लोबल। UPI जो भारत का है उसको ग्लोबल बनाने के लिए भी हेल्पफुल है। हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बायो पायरेसी इन IPR। हेल्प इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, OTP स्कैम एक्सेट्रा। ओके, आगे देखते हैं ग्लोबल हेल्थ वन हेल्थ अप्रोच। मतलब विश्व का सुधार होगा तभी सबका सुधार होगा। अब कोविड-19 आ गया, अगर पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे अर्थ से अगर कोविड-19 नहीं हटता है तो कोई ना कोई इधर से उधर सफ़र करेगा, जब इधर से उधर जाएगा तो फिर से वो चला जाएगा, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में, और सबसे बड़ा इसमें है कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। जैसे हम वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां केमिकल डंप कर देती हैं ओशियंस में, बड़े बड़े कंट्री डंप करते हैं अपने, जिसके कारण बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन होता है। जो फिश हैं वो उन पॉल्यूटेंट्स से खाना खाती हैं, उन पॉल्यूटेंट फिश के अंदर एनर्जी स्टोर होता है, और जब नॉर्मल मैन या फिर कोई पर्सन, ह्यूमन बीइंग उसे खाता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उसके अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। G20 पे जितना मैं समझा पाया समझाया, और कोशिश होगी अगली बार इससे भी अच्छा समझाऊँ। हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं कुछ अच्छे
और ला सकता हूँ। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे यूपीएससी विद शिवा ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके।